नमस्कार साथियों, स्वागत है खास राजस्थान में। आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, आपका स्वागत है खास राजस्थान में। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होना आम बात हो चुकी है। अलवर की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अलवर की घटना से पहले भी राजस्थान की ये स्थिति थी कि राजस्थान में क्राइम का ग्राफ जो था वो बढ़ रहा था। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर पे था, ये दुर्भाग्य की बात है। और उसके बाद अलवर में इस तरीके की घटना होती है। मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं और कांग्रेस पार्टी की जो नायिका हैं वो राजस्थान में आती हैं, भ्रमण करने आती हैं, परंतु वो अलवर नहीं जाती हैं। वो मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं देती हैं। तो बहुत अराजकता की स्थिति राजस्थान में है और कांग्रेस पार्टी अगर इसमें किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लेती है तो आप ये मान के चलो कि मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इसके साथ में पुलिस लाठी के दम पर शहीद स्मारक जो रीट 50,000 पदों के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, उनको पुलिस ने लाठी के दम पर उठवाया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस प्रकार से पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये मुझको लगता है कि जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे उनको नहीं पता तो उनके आला अधिकारियों को पता होगा। उनके आला अधिकारियों को नहीं पता होगा तो मंत्रियों को पता होगा। सरकार जिन से सलाह लेती है उनको ध्यान होगा कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया जा सकता है। लाठीचार्ज किया जा सकता है या तो लोक संपत्ति को खतरा हो या लोक जीवन को खतरा हो। वहाँ पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पर किसी भी प्रकार के लोक जीवन को भी खतरा नहीं था, लोक संपत्ति को भी खतरा नहीं था। उन वीडियो फुटेज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उनको पकड़कर मानव अधिकारों का हनन करते हुए पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था। क्या राजस्थान के युवाओं के साथ सरकार इस तरीके का रवैया अपनाना चाहती है? बहुत शर्मनाक स्थिति है। क्या रोजगार के लिए, नौकरी पाने के लिए क्या गलत है धरना प्रदर्शन करना, अनशन करना? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान सम्मत तरीकों से धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। सरकार भी उस धरने प्रदर्शन को हैंडल करेगी तो संविधान सम्मत तरीकों से करेगी। धरने प्रदर्शन को दबाने के लिए या युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, महिलाओं की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों को हाथ में लेकर काम नहीं कर सकती। मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक पाई गई है या फिर कुर्सियां खाली, सत्यता क्या है? देखिए, कल आप गहलोत साहब का ट्वीट देखेंगे तो उनके ट्वीट के माध्यम से वो अपना गिल्टी कॉन्शियस हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है तो हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि मीडिया ट्रायल ना हो। आप एक बात बताइए कि अशोक गहलोत साहब ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत साहब वास्तव में प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो खुद वहाँ पे पार्टी क्यों नहीं बन जाते? सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन दायर कर दें और उसमें जो भी उनकी प्रार्थना है, 1, 2, 3, 4, वो प्रार्थना उसमें सुप्रीम कोर्ट से मांगे। पर ये नहीं कर रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार की स्थिति थी। एक प्रदेश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री जाता है, लोकतंत्र के माध्यम से जीता हुआ एक प्रधानमंत्री जाता है और वहाँ पर उनकी सुरक्षा के अंदर चूक होती है। बहुत संदेहास्पद स्थिति वहाँ पर कांग्रेस सरकार की तरफ से रही और वहाँ पे अब तो ऑफिसर्स के बयान आ गए। ऑफिसर्स के बयान ने कहा कि हमको किसी भी प्रकार के डायरेक्शन नहीं दिए गए थे, सरकार को वहाँ पे डायरेक्शन देने चाहिए थे। पुलिस के जो पंजाब पुलिस के आला अधिकारी थे उन लोगों को वहाँ पे डायरेक्शन देने चाहिए थे और वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। यह मुझको लगता है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग का
प्रमुख होने के नाते स्टेटमेंट दे रहा हूं, पर उसके साथ साथ मैं इस देश का नागरिक होने के नाते, इस देश के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर वोटर होने के नाते ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये बात कह रहा हूं कि उनकी सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा में बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। यह बात राजनीति से परे है। हमारे जो संविधान है और जो संवैधानिक पद हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शाखा का आपका बहुत लंबा अनुभव है, एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शाखा कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है? देखिए, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर 1 मिनट में या 2 मिनट में नहीं दिया जा सकता, परंतु आप जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुआ है और जिसने वहाँ की शाखाओं में नियमित रूप से गया है, तो मुझको लगता है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जो वहाँ पे बाल स्वयंसेवक के रूप में सीखते हैं, जो वहाँ पे आप तरुण स्वयंसेवक के रूप में सीखते हैं, वो आपको आपके जीवन के अंतिम समय तक आपकी सहायता करता है। राजनीति में ही नहीं, आप अगर प्रोफेशन में भी जाएंगे, आप कुछ भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो आपकी सहायता करेगा। आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी वो आपकी सहायता करता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अगर होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी केवल राजनीति में सहायता करेगा, वो आपके सामाजिक जीवन में सहायता करेगा। वो आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का काम शाखा करती है। सरकार कह रही है कि 3 साल बेमिसाल हर चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिव्यांग भवन के बाहर बैठा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, लेकिन उनकी भी मांग नहीं मानी जा रही। देखिए, सरकार तो कुछ भी कहती रहे, मेरे को लगता है कि अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे हुआ है तो वो गहलोत सरकार ने कुछ एडवर्टीज़मेंट्स पे किया है कि होर्डिंग्स हर मेन रोड पर इन्होंने लगाए हैं। मुझको लगता है कि इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाने की बजाय गहलोत सरकार को कुछ करना चाहिए। पेपरों पे हो सकता है बहुत ज़्यादा काम इन्होंने अपने घर पर बैठे किया हो। मैं घर पर बैठे हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अशोक गहलोत साहब अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, तो हो सकता है कागज़ों पे काम हुआ हो, पर धरातल पे किसी भी तरीके से राजस्थान के किसी भी कोने में कोई काम नहीं दिखता। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि एक सरकार किस तरीके से काम करती है जी। उपचुनाव होते हैं और राजसमंद के अंदर उपचुनाव था। उपचुनाव के दौरान एक दिन एक अखबार में खबर छपती है कि एक ही दिन में राजसमंद को बना दिया सबसे हॉट सीट। वो हॉट सीट कैसे बना दिया, उस डिटेल को अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही दिन में आपने बहुत सारी घोषणाएं राजसमंद के लिए कर दी। आज वहाँ पे राजसमंद के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजसमंद के लोग हैं, वहाँ की जो विधायक हैं, वो इस बात के लिए प्रयास कर रही हैं कि राजसमंद में जो पशु चिकित्सालय था उसको राजसमंद से शिफ्ट कर यह लोग दूसरे स्थान पर, दूसरे जिले में, दूसरी विधानसभा में शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ तो जब उपचुनाव होता है तब आप उस विधानसभा के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उपचुनाव हो जाता है, उपचुनाव के बाद वहाँ के जो संसाधन थे उनको आप दूसरी विधानसभा में शिफ्ट करते हैं। ये एक विधानसभा के संसाधनों को दूसरी विधानसभा में शिफ्ट करने की बात कहाँ से आई? हम ये नहीं कहते कि उस विधानसभा में काम नहीं होने चाहिए, उस विधानसभा में भी काम होने चाहिए, वहाँ पे आप नए संसाधन लाओ। पर इस तरीके से केवल राजनीतिक द्वेषता के लिए एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में संसाधन ले जाना ये गलत बात है। जिस विधानसभा में आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट कीजिए, सरकार और कुछ अच्छा काम करे वहाँ पर चूंकि जहाँ पर बीजेपी का विधायक है वहाँ से आप चीज़ों को हटा के कहीं और ले जाना चाहते हो, यह मुझे लगता है कि ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो सरकार काम कर रही है कि जब चुनाव हो तब आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दो और उसके बाद आप इधर उधर का रवैया अपना के किसी प्रकार से अपना समय निकालना चाहते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय निकल रहा है धीरे धीरे और इसी तरीके से समय निकलेगा और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। यूपी में चुनाव है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन राजस्थान में 3 साल हो गए, कमेटी का गेम खेला, अब 7M की बात कही जा रही है। कब होगा 7M के कर्मचारी नियमित? देखिए, मैंने देखे कि यहाँ पे ये लोग नियम बना रहे हैं, अभी देखते हैं इनका क्रियान्वयन कितने तरीके से होता है, संविधान के दायरे में ये कितना आगे बढ़ पाते हैं, इसको देखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगले कुछ दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि ये केवल बातें हैं, केवल औपचारिकता है या वास्तव में सरकार संविधान के दायरे में रहकर कुछ काम करना चाहती है। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड में अवैध बांध का निर्माण हुआ है। बामण गांव में किसान वहाँ परेशान है, गहलोत की सरकार में अवैध बांध का निर्माण। देखिए, अगर अवैध बांध का निर्माण होता है और किसान वहाँ पर परेशान हैं
तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। परंतु कितना ज़ोर से बोलो, जब सरकार बहरी है, कम सुनती हो तो ज़ोर से बोलो, सुनवा लोगे, पर जब सरकार बहरी है तो फिर कितना ही ज़ोर से बोलो, सरकार सुनेगी नहीं। सरकार कह रही है कि प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को हमने रोजगार दी है, लेकिन आंकड़े सत्यता में कुछ और दर्शाते हैं। जब ये सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए। रोजगार का वादा किया, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया। जहाँ तक रोजगार की बात है, जो विज्ञप्तियाँ इन्होंने निकाली, उन विज्ञप्तियों की परीक्षाओं के अंदर, भर्ती परीक्षाओं के अंदर अनियमितताएं करके युवाओं को और बेरोजगार करने का काम अशोक गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो दावे ये कुछ भी करें, पर जेईएन की परीक्षा के अंदर, रीट की परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे घपले हो रहे हैं, वो सरकार का चाल, सरकार का चरित्र सामने, लोगों के सामने लाकर रखती हैं। इसके खिलाफ आप भी मांग उठाते हो, पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि रीट की परीक्षा जब इन्होंने हुई और रीट की परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, आप देखिए, हमारी डिमांड थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सरकार एक के बाद एक लोगों को पकड़ रही थी, परंतु सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रही थी? क्योंकि सीबीआई की जांच कराती तो मामला तह तक जाता, वास्तव में कौन व्यक्ति था इसके पीछे उसका पता चल जाता। तो सरकार ने सीबीआई की जांच नहीं करवाई। हम लोग सरकार के इस प्रकार के रवैये के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। जब हम प्रदर्शन कर रहे थे तो घोड़ों को सामने लाकर इन्होंने हमको रुकवाया। इससे पहले, अभी आपने पहले वाले प्रश्नों में जब अपराध की बात कर रहे थे, राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, राजस्थान के अंदर युवाओं को आप बेरोजगार कर रहे हो, राजस्थान के अंदर दलित सुरक्षित नहीं है। झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है। जब कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है तो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे थे। जयपुर कलेक्टर के पास प्रदर्शन करते हुए हम लोग जाते हैं और हमने ज्ञापन दिया। जब हम ज्ञापन देते हैं तो हमसे निवेदन करते हैं कि साहब इस प्रकार की ये घटना हुई है। कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पर कलेक्टर का जो वहाँ का ढुलमुल रवैया था उस पर हमारे कार्यकर्ता नाराज़ होते हैं। उसके लिए हत्या हो गई तो उनके लिए नॉर्मल बात थी। हमारे कार्यकर्ता वहाँ से वापस आते हैं और हमारे ऊपर कलेक्ट्रेट के बाहर लाठीचार्ज किया जाता है। पुनः मैं जिस प्रकार से आपको हमारे साथियों के ऊपर, जो बेरोजगार साथी थे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर भी उन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ। ना लोक संपत्ति को खतरा था, ना लोक जीवन को खतरा था। सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। मैं कहना चाहूँगा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हम लोग किसी प्रकार की लाठियों से नहीं डरते, परंतु हमारी आवाज़ दबाने के लिए जो ये लाठीचार्ज होता है, यह राजस्थान के अंदर मानवाधिकारों का हनन है। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ को पुलिस घसीट कर लेकर जाती है, अंदर मारपीट भी करती है गाड़ी के अंदर। क्या कोई नया युवा अगर बेरोजगारों की मांग उठाता है, पेपर लीक की बात करता है, सीबीआई की जांच करता है, मांग करता है, तो क्या गलत? बहुत अनफॉर्चुनेट है, अशोभनीय है। इस तरीके की घटना अगर लोकतंत्र के अंदर हो रही हैं तो मुझको लगता है कि अशोक गहलोत साहब को, चूंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ी सी भी शर्म अगर राजस्थान सरकार में बची हो तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 50,000 पदों पर आपकी क्या राय है? क्योंकि 70 से ज़्यादा विधायकों ने समर्थन किया, मुख्यमंत्री के 5 सलाहकारों ने भी समर्थन किया। देखिए, 70 से ज़्यादा विधायकों ने, आप बता रहे हैं कि समर्थन किया है, मुख्यमंत्री के सलाहकार उसमें समर्थन कर रहे हैं। मुझे जानकारी आई कि पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री रहे वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, परंतु अशोक गहलोत साहब के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मुझे लगता है ये इन्होंने जो सलाहकार बनाए, जब सलाहकारों की बात ही नहीं माननी थी तो इनको सलाहकार क्यों बनाया? इनको सलाहकार बनाया क्योंकि इनको अपनी सरकार बचानी थी और पदों को इधर उधर बांटना था। तो मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार ये अपनी सरकार को बचा रहे हैं, उसके बाद लोग कितनी डिमांड करें, इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। इनको केवल मजबूरी वश अपनी सरकार को बचाना इनके पास एकमात्र विकल्प है, अदरवाइज इनके हाथ में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए आपसे युवाओं को क्या संदेश? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कल ही हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया
और विवेकानंद जी की जयंती थी। युवा मोर्चा विवेकानंद जी की जयंती पर सेवा कार्य पूरे प्रदेश में कर रहा है। मुझे लगता है कि जो युवा हैं उनको भी सेवा कार्यों में आगे आना चाहिए। कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वहाँ पर हमने शिक्षा की बात करी। मुझे लगता है कि हमारे हर युवा को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अवसर मिलें, वो हर क्षेत्र में नाम कमा सकें। हमारे राजस्थान के जो युवा हैं वो अच्छे व्यापारी बने, अच्छे पेशेवर डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे वकील बने और इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बने और व्यक्ति बनकर राजस्थान की उन्नति के अंदर और उसके साथ साथ देश की उन्नति के अंदर वो सभी योगदान कर सकें। ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसी मेरी युवाओं के साथ आशा है।